नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस यूपीएससी प्रीलिम्स ईयर पेपर सीरीज़ के अंदर। तो ये हमारा 2022 का पेपर है। ठीक है, तो इसको हम यानी रिवर्स करते हुए चलेंगे। पहले 2022, फिर 21, फिर 20, फिर इस हिसाब से, ताकि हम यानी जो चेंज है उसको आसानी से देख पाएँ। ये हमारा पेपर 1 है जीएस का, जो कि 5 जून 2022 को हुआ था। चलिए इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन। इसमें हम करेंगे जो 41 से लेकर हमारे 50 तक के क्वेश्चन पर है। पेपर में हम हर वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये हमारा जो 2000 पेपर को 2023 को जो पेपर होने वाला यूपीएससी का, उसमें काफ़ी उपयोगी होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है आज का, यानी पहला क्वेश्चन और जो सेट ए है उसका 41 नंबर क्वेश्चन कहता है, जलवायु कार्रवाई ट्रैक, जिसको क्लाइमेट एक्शन ट्रैक, जो विभिन्न देशों में के उत्सर्जन अपचय के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है, वो है एक प्रकार से क्या है। ठीक है, तो ये जो हमारा जलवायु क्लाइमेट ट्रैक है, ये है क्या है। तो ये एक प्रकार का जो जैसे अनुसंधान संगठन है, ये यानी एक हमारे का जो अनुसंधान संगठनों के एक गठबंधन द्वारा निर्मित एक डेटाबेस है ये। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो है हमारा ए है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। क्लाइमेट एक्शन ट्रैक एक क्या है, स्वतंत्र और वैज्ञानिक विश्लेषण का है, जो क्या करता है, जो सरकार के जो जलवायु संबंधी जो कार्रवाइयाँ हैं उनको क्या करता है, ट्रैक करता है या उन पर निगरानी रहता है। जैसा कि हमने पेरिस समझौते के अंदर जो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग था 2021 तक, सॉरी 21वीं सदी तक, यानी 2100 तक है, इसको हमें 1.5 डिग्री तक सीमित रखना था और किसी भी हालत में इसको 2 डिग्री तक नहीं होना था, यानी 2 डिग्री से नीचे ही रखना था। और हमारा जो टारगेट था वह 1.5 डिग्री था। ठीक है, दो संगठन थी, एक थी हमारी क्लाइमेट एनालिस्टिक्स और दूसरी थी हमारी न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट के सहयोग से जो हमारे जो ये क्लाइमेट एक्शन ट्रैक, जिसको कैट के नाम से भी जानते हैं, 2009 में नीति निर्माताओं का एक स्वतंत्र विश्लेषण प्रदान करता है। कैट जलवायु परिवर्तनों पर समन, लक्ष्यों, नीतियों और कार्ययों को क्या करता है, मूल्यांकन भी करता है। साथ ही से मिगिस जलवायु, जिसको MAGICC जलवायु मॉडल का उपयोग करके 21वीं सदी के दौरान संभावित तापमान वृद्धि को भी निर्धारित करता है। साथ ही ये वैश्विक स्तर पर देश की जो कार्यवाही पर भी कहीं कहीं भी एकत्रित करता है, यानी जो आंकड़े होता है वह देश की कार्रवाई को उसको भी एकत्रित करता है। कैट आगे जो वैश्विक तापमान को पूरा करने के लिए जो आवश्यक मार्गों या किसी प्रकार के जो दिशा निर्देश हैं, उन क्षेत्रों का भी क्या करता है, साथ ही साथ ये विश्लेषण करता है और कहीं न कहीं उनको विकसित भी करता है। कैट क्या है, जो लगभग जो 39 देशों का एक संगठन है, जिसमें यूरोपीय संघ भी शामिल है। और यूरोपीय संघ जो कि 85% वैश्विक उत्सर्जन को कवर करता है। कैट में सभी जो सब बड़े उत्सर्जक और छोटे उत्सर्जक शामिल हैं, जो अपना यानी एक प्रकार से जो आंकड़ा देते हैं। और वैश्विक उत्सर्जन लगभग 85% और वैश्विक जनसंख्या का कितना 70% कवर करता है, जो कैट के अंदर शामिल देश हैं उसके अंदर। ठीक है, उत्सर्जन का 85% हिस्सा, यानी जो 85% जो उत्सर्जन करते हैं वो वाले देश इसके अंदर शामिल है। साथ ही साथ जो जनसंख्या का कौन सा 70% हिस्सा ये क्या करता है, अपने अंदर कवर करता है। ठीक है, तो हमारा इसका जो राइट आंसर होता था वो था ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कहता है, जलवायु समूह है, जिसको द क्लाइमेट ग्रुप एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, गैर लाभकारी संगठन है। गैर लाभकारी यानी जो NGO है ये। ठीक है, जिसको नॉन गवर्नमेंटल प्रकार की एक ये गैर लाभकारी यानी किसी लाभ के उद्देश्य से काम नहीं करता है। ये क्या करता है, कहीं के समाज के हित में कार्य करता है, जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को क्या करता है, प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है। अगला कथन कहता है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में वैश्विक पहल, जिसका क्या नाम है, EP100, ये क्या थी, वैश्विक प्रारंभ की थी। किसने की थी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा की गई थी। अगला कथन कहता है, EP100 ऊर्जा दक्षता में नव प्रवर्तन को प्रेरित करने और उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध और अग्रणी कंपनियों के साथ लाता है। ठीक है, साथ ही साथ जो EP होता है वह क्या करता है भी, जो हमारे जो उत्सर्जन को न्यूनीकरण लक्ष्य, यानी जो किस प्रकार से उत्सर्जन को कम किया जा सकता है, प्राप्त करने के लिए जो प्रतिस्पर्धात्मक तौर पर कंपनियों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा भी करता है। कुछ दो भारतीय कंपनियां जो EP का सदस्य हैं। अगला कहता है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो अंडर 2 को भी कोएलिशंस का ही भी सचिवालय है।
तो पूछा गया इसमें से हमसे कौन सा कथन सही है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है बी, यानी पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है, जबकि हमारा जो दूसरा कथन है और जो पांचवा कथन है वो हमारा क्या है, गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। क्या कहता है, जो क्लाइमेट ग्रुप एक क्या है, गैर लाभकारी संगठन है। ठीक है, जो जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए दुनिया भर में जो व्यापार और सरकार के नेताओं के साथ काम करता है, यानी जो व्यापारी होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, साथ ही साथ जो सार्वजनिक तौर पर जो सरकार होती है उनके साथ भी मिलकर काम ये करता है। समूह के पास अक्षय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के कार्यक्रम चलाता है। तो ये जो समूह है हमारा, जो क्लाइमेट ग्रुप है, ये क्या करता है, हमारी जो अक्षय ऊर्जा यानी किस प्रकार की जो ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उस प्रकार की ऊर्जाओं के साथ साथ जो ग्रीन हाउस गैसों के जो उत्सर्जन हो रहा है उनको भी कम करने से संबंधित दिशा निर्देश या कार्यक्रम करता है। EP100 अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी जलवायु समूह के नेतृत्व में एक वैश्विक पहल है जो ऊर्जा दक्षता में सुधारों को मापने और रिपोर्ट करने के लिए प्रतिबद्ध 120 से अधिक ऊर्जा स्मार्ट व्यवसायों को एक साथ लाती है। तो ये क्या करती है, ये जो संगठन है कहीं न कहीं एक प्रकार की जो ऊर्जा दक्षता यानी किस प्रकार जो हमारी ऊर्जा है उसको हमें अच्छे से यूज कर पाए, इसके लिए लगभग 120 से अधिक ऊर्जा जो स्टार्टअप व्यवसाय हैं उनके साथ में काम करता है। द क्लाइमेट ग्रुप वैश्विक EP अनुसार तो EP पहल और जो अलायंस टू सर्वे एनर्जी के साथ साझेदारी में की गई है, अग्रणी कंपनियों को कहीं कहीं ऊर्जा उत्पादकता में सुधार लाने के लिए साथ लाती है भी। आप ऊर्जा का क्या करें, उत्पादन करें, साथ ही साथ उच्च आर्थिक और उत्पादन प्राप्त करने के लिए कम ऊर्जा के उपयोग की भी बात करती है, यानी कहीं कहीं ऊर्जा के दक्ष उपयोग की ये बात करती है। अगला कथन कहता है भी दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक निर्माता कंपनी कौन सी, ट्रैक्टर निर्माता कंपनी कौन सी, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है, तो भारतीय कंपनी है। लिमिटेड ने भी EP100 पर हस्ताक्षर किए हैं और भारतीय आधारित कंपनी में 2023 तक अपनी ऊर्जा उत्पादकता को दुगना करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। यानी जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है उन्होंने कहा भी 2023 तक हम क्या करेंगे, जो ऊर्जा है उसके अंदर हमारा जो दुगना उसके अंदर हम क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। जो ये हस्ताक्षर करने वाले किसी भी व्यवसाय के लिए एक प्रमुख आवश्यकता है। ठीक है, तो ये भी कोई भी व्यवसाय है जो कि इस प्रकार के जो कार्य करता है उनके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। साथ ही साथ हाल ही के अंदर जो डालमिया सीमेंट और JSW सीमेंट जो भारतीय सीमेंट कंपनी ने जलवायु प्रमुख के रूप में व्यावसायिक पहल कौन कौन सी, RE100, EP100 और EV100 और EP100 के लिए प्रतिबद्ध दिखाया है। डालमिया सीमेंट EV100 के लिए प्रतिबद्ध है जबकि वह पहले से ही RE और EP के सदस्य हैं। ESW सीमेंट एक बार में 3 अभियानों को प्रतिबद्धित करता है, यानी तीनों के तीनों अभियान इसके अंदर जो हमारी जो JSW की सीमेंट की जो कंपनी है वो करती है। और यह पेरिस समझौते के अनुरूप उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध राज्य और क्षेत्रीय सरकारों को साथ लाने का से भी बड़ा एक नेटवर्क है। ठीक है, ठीक है, तो यानी कहीं न कहीं, और ये हमारा जो 5वां कथन कहता क्या था, ये कहता था भाई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर 2 कोऑर्डिनेशन का सचिवालय, तो ये बात थी गलत थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला कहता है यदि वर्षावन और उष्णकटिबंध पृथ्वी के फेफड़े हैं, ठीक है, तो कौन से, वर्षावन और उष्णकटिबंध अगर पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्र भूमियां इसके गुर्दे का काम करती है। तो निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों के कौन से कार्य उपयुक्त में से सर्वोत्तम हो सकते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो गुर्दे काम करते हैं उस प्रकार से हमारी जो आर्द्र भूमियां हैं वो क्या काम करेगी, तो इसमें पूछा गया जो हमारे शरीर में जो काम गुर्दों का है वही काम आर्द्र भूमियों का हमारी पृथ्वी के ऊपर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। ये क्या करते हैं, जो जलीय पादप होते हैं वो भारी धातुओं और पोषकों को अधिकतम अवशोषित कर लेती है। यानी तो ये क्या करती है, जो भारी धातु होते हैं या जो पोषक होते हैं जो हमारे शरीर को जो नुकसानी पहुंचा देती है उनको क्या कर लिया अपने अंदर ये अवशोषित कर लेती है, यानी कहीं न कहीं ये फिल्टर का काम करती है। तो राइट आंसर हो गया हमारा इसका डी हो गया। तो कहा जाता है भी उष्णकटिबंधीय वर्षावनों को अक्सर क्या कहता है, ग्रहों के फेफड़े के रूप में या पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर खींचते हैं और जो ऑक्सीजन है उसको क्या करते हैं, छोड़ते हैं। प्राकृतिक आर्द्र भूमियों को अक्सर पृथ्वी के गुर्दे के रूप में जाना जाता है। जो प्राकृतिक जो आर्द्र भूमि है उनको पृथ्वी के गुर्दे के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनके माध्यम से बहने वाली जो पानी से प्रदूषकों को फिल्टर करने
की उच्च और जो दीर्घकालीन क्षमता होती है। तो ये क्या करती है, एक लंबे समय तक जो प्रदूषक होते हैं उनको फिल्टर कर सकती है। कौन कर सकते हैं, जो हमारी जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं। जलीय पौधे जड़ों, तनों, पत्तियों जैसे विभिन्न अंगों के माध्यम से धातु की इस पर अवशोषण क्षमता के साथ सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषण के माध्यम से पानी की बड़ी मात्रा में धातु ग्रहण कर लेती है। तो किसके माध्यम से, जो पौधों के अंदर जड़ होती है, जो इनके जो तने होते हैं, तो ये पौधे होते हैं। तो इनसे क्या बनता है, जैसे ये छोटे छोटे जाल से बन जाते हैं एक प्रकार का हमारा। तो इन जाल के माध्यम से जो पानी होता है वो क्या होता है, फिल्टर होता रहता है। और इस फिल्टर को में से जैसे धातु हो गया, इसके अलावा जो अन्य जो पोषक तत्व हो गए, तो इनको ये जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको ये क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। जिससे पौधे जलीय वातावरण में भारी जो धातु में यानी जो भारी धातु परिवर्तन के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हाल ही में वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किससे, जो वायु गुणवत्ता के बारे में दिशा निर्देश दिए गए थे। पहला कथन कहता है जो पीएम जो पार्टिकुलर मैटर 2.5 का 24 घंटे के माध्यम से 15 किलोग्राम 3K से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। और PM2 का वार्षिक मध्यम कितना, 5 ग्राम मीटर क्यूब से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। अगला कहता है किसी भी वर्ष में ओजोन परत के उच्चतर स्तर के प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं। यानी किसी भी वर्ष के अंदर जो ओजोन प्रदूषण है क्या होता है, वह उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होता है। यानी जब मौसम क्या नहीं होता है, हमारे प्रतिकूल नहीं होता है उस प्रकार से। ठीक है, मौसम जब ठीक होता है तो ओजोन प्रदूषण अधिकतम होता है। अगला कहता है जो पर्टिकुलर मैटर 10 फेफड़े को अवरोध कर वर्धन कर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है। यानी कहीं न कहीं जो क्या कहता है, भी जो हमारे फेफड़े हैं उनसे ये वर्धन कर मतलब कहीं कहीं जो उनको उनसे अंदर समा जाते हैं, उनके अंदर से क्या जो यानी कह सकते हैं जो हमारा जो ये फेफड़ा है इसके अंदर से चले जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो छिद्र होते हैं कहीं कहीं उनके अंदर चले जाते हैं, जो कि हमारे जो ये पार्टिकुलर मैटर 10 है। दूसरा कहता है वायु में अत्यधिक ओजोन जो दमा को उत्पादन करती है, जो दशा होती है क्या क्या ओजोन वायु के जो अत्यधिक होती है वो कहीं कहीं जो ओजोन परत में क्या करती है, दमा को उत्पन्न करती है। तो पूछा गया सही कथन कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। यानी जो पहला और जो चौथा कथन है वो सही है। जबकि ये जो कथन है यानी जो पार्टिकल 10 मैटर होते हैं वो क्या होते हैं, पार्टिकल 2 पॉइंट से क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। तो वो हमारे फेफड़ों में नहीं चलते, जबकि सांस के साथ अंदर जरूर चले जाते हैं मगर वो फेफड़ों के अंदर नहीं चले जाते। जबकि जो ये वाले जो फेफड़ों में जाते हैं रक्त के साथ मिलते हैं वो कौन सी, हमारे पार्टिकल मैटर 2.5 जो कि अधिक खतरनाक होते हैं हमारे PM मैटर 10 से। ठीक है, क्या कहता है अभी जो दिशा निर्देश के अनुसार कहा गया अभी जो हवा में 2.5 है जो PM यानी पार्टिकुलर मैटर जो 5 का वार्षिक औसत कितना 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है से अधिक नहीं होना चाहिए। जब 24 घंटे का औसत 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ 24 घंटे के अंदर कितना कितना का है 15 माइक्रोग्राम, और प्रतिवर्ष कितना था हमारा 5 माइक्रोग्राम घन मीटर था। ठीक है, दूसरा कथन क्या है, जमीनी स्तर पर ओजोन फोटोकेमिकल स्मोग्स के प्रमुख घटकों में से एक है। और यह वह वाहनों साथ ही साथ जो साइलेंसर उद्योगों द्वारा उत्सर्जित वाहनों व उद्योग उत्सर्जन व वाष्पशील कार्बनिक यौगिक से नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को सूर्य के प्रकाश जो किसके मार्ग में जो फोटोकेमिकल प्रक्रिया के साथ क्या करती है, प्रतिक्रिया कर बनाती है। तो ये जो क्या करती है, जो ओजोन का जो फरण होता है जो फोटोकेमिकल स्मोक के कारण क्या इनके जो हमारी जो ओजोन परत है उसको क्या करती है, हानि पहुंचाती है। और साथ ही साथ ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसके भी यानी उत्सर्जित करती है। इसका नतीजा क्या होता है भी, जो ओजोन परत प्रदूषण का उच्चतम स्तर धूप वाले मौसम की अवधि के दौरान होता है। जबकि 10 माइक्रोन या उससे कम व्यास वाले यानी 10 या 10 से कम वाले फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और अंदर रह सकते हैं, जिसका व्यास यानी माइक्रोन और उसके कम कण के अंदर स्वास्थ्य का हानिकारक होता है। यानी इसका अर्थ ये है भी हम सांस लेते हैं तो सांस के माध्यम से जो फेफड़े हैं यानी जो पार्टिकुलर मैटर 10 है वो हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं और वह फेफड़े के अंदर समा जाते हैं। मगर ऐसा नहीं है ये फेफड़े को भेदन करके या पाड़ करके या फाड़ करके खून के अंदर मिल जाए।
ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर मैटर थोड़े बड़े होते हैं तो ये सारे के सारे जो फेफड़े के अंदर ही सम्मिलित रहते हैं, इससे बाहर ये नहीं जा पाते हैं। जबकि जो पर्टिकुलर मैटर 2.5 है वो बहुत महीन होते हैं, वो जो फेफड़ों के कहीं कहीं आर पार चले जाते हैं और हमारे जो रक्त प्रणाली है उसके अंदर ये प्रवेश कर देते हैं, जिसके अंदर हमें और ज़्यादा क्या होता है, हानि पहुँचती है। हवा में अत्यधिक ओजोन का मानव स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह सांस लेने की समस्या भी पैदा कर सकता है और साथ ही साथ अस्थमा को भी ट्रिगर कर सकता है, यानी अस्थमा जैसी बीमारी को भी जन्म दे सकता है और फेफड़ों के कार्य करने का काम कर सकता है, यानी वो जो कार्य करने का जो काम है यानी कहीं के जो वो उसकी स्थिति है वो कम कर सकता है और फेफड़ों में भी रोग भी पैदा कर सकता है। कौन कर सकता है? पर्टिकुलर मैटर 2.5। ठीक है, यानी ये तो पर्टिकुलर मैटर से यानी थोड़े छोटे होते हैं, बिल्कुल महीन कण होते हैं जो फेफड़ों के आर पार चले जाते हैं, तो कहीं के जो हमारी स्किन है उसके भी आर पार ये जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कभी कभी समाचारों में रही गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक कवक है, यह कुछ हिमालयी वनों क्षेत्रों में उगाई जाती है। उत्तरी पूर्वी भारत में हिमालय की तलछटी में इसकी वाणिज्यिक रूप में खेती की जाती है। ठीक है, तो इसका में से पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सी, यानी पहला और दूसरा कथन इसका सही है। जबकि जो तीसरा कथन वाणिज्यिक प्रकार से इसकी कृषि कहीं न कहीं प्रतिबंधित है, तो ये बात क्या है, गलत हो जाती है। ठीक है, क्या कहता है कि हिमालय के तलछटी में उगाई जाने वाली गुच्छी, जिसको मशरूम दुनिया की सबसे कवकों में महंगी सबसे महंगी है, उसे मारेल मशरूम के रूप में भी जाना जाता है और यह एक दुर्लभ किस्म की है जिसकी व्यावसायिक रूप से खेती नहीं की जाती है। ठीक है, तो तीसरा कथन यही कहता था भी उसकी व्यावसायिक कृषि की जाती है, जबकि उसकी जो व्यावसायिक कृषि नहीं की जा सकती है। गुच्छी मशरूम लकड़ी के शय के जो लौंग के गुच्छे से उगते हैं, तो इसका जो मशरूम की जो लकड़ी होती है वो कहीं के जो लौंग के गुच्छे होते हैं उसके प्रकार से उगती है, जो ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जैसे भारत के कुछ हिस्सों में उगाई जाती है। तो ये कहाँ पर जो हमारा जो बर्फीली एरिया है वहाँ पर इन प्रकार के जो गुच्छी का क्या किया जाता है, यानी उत्पादन किया जाता है या उसको उगाया जाता है या उसकी कृषि की जाती है। ठीक है, साथ ही साथ ताज़ा नैतिक मशरूम का मौसम बसंत में जो बहुमुश्किल कुछ हफ्तों तक ही सीमित होता है। तो इसका जो मौसम होता है वो क्या होता है, वो जो बसंत का जो मौसम होता है उसी मौसम के अंदर इसको कुछ हफ्ते के अंदर इसको उगाया जा सकता है और ये स्थानीय लोगों द्वारा उसे पश्चिम हिमालय में जंगली आवासों में एकत्रित किया जाता है। ठीक है, तो ये कई प्रकार की कृषि नहीं की जाती, जो स्थानीय वहाँ के जो लोग होते हैं वो जंगलों से इसको लेकर आते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होता था हमारा इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो पॉलीएथाइन जो जो पॉलीथीन टेट्राफेटिक के संदर्भ में टेट्राफेथेटिक फेटेलेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे बारे में दैनिक जीवन में मुख्य व्यापक उपयोग है। तो हमें ये बताना है जो इसके उपयोग है। पॉलीएथिलीन जो टेट्राफेट है तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुण धर्मों को क्या करते हैं, प्रलंबित करने हेतु सम्मिश्रण यानी क्या कहता है, सम्मिश्रित किया जाता है। इससे बने पात्रों को किसी भी पादप पेय को रखने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला कहता है, इससे बनी बोतलों को पुनः चक्रण यानी बार बार इसका किया जा सकता है, रिसाइकलिंग किया जा सकता है के लिए भी इसका उपयोग बनाया जा सकता है। इससे बनी वस्तुओं जिसको जैसे भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस और उत्सर्जन किए गए आसानी से इससे निपटाया जा सकता है, यानी निपटारा इसका किया जा सकता है। कहीं कहीं जो प्लास्टिक की तुलना में ये थोड़ा सा क्या है, आसान है। तो पूछा गया है कौन सा कथन इसका सही है, इसका जो पहला और तीसरा कथन सही है, जबकि इसके जो बाकी जो कथन है दूसरा और चौथा वो क्या है, गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। क्या कहता है, जो पॉलीइथाइल टेट्रे जो फेथलेट जिसको PET या PETE के नाम से जाना जाता है, एक मजबूत, कठोर और सिंथेटिक फाइबर है और जो कहीं कहीं जो राल और पॉलीथीन पॉलीमर के जो पॉलीएस्टर परिवार से संबंधित रखता है। PET को स्थायी प्रेस फैब्रिक के लिए फाइबर में काटा जाता है, जिसे और कहीं कहीं इसको जिसको डिपोजल यानी पेयजल की बोतल के रूप में ब्लू मॉडल किया जाता है, यानी इसको दोबारा बनाया जा सकता है।
वे अक्सर क्या होते हैं, रेहान, ऊन, कपास जैसे अन्य तंतुओं के साथ टिकाऊ प्रेस मिश्रणों के उपयोग की किए जाते हैं और उन तंतुओं में ही निहित गुणों के से ये क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। अगला कथन कहता है कि जो प्लास्टिक की जो पैकेजिंग मानव स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है और ऐसी बोतलों में जैसे शराब है या देसी शराब जो विदेशी विषदार नहीं बेची जा सकती, किसके अंदर, जो प्लास्टिक बोतल्स होती है इनके अंदर। तभी हम देखते हैं जो शराब है वो ज़्यादातर ग्लास के यानी जो हम कह सकते हैं एक प्रकार से जो कांच की जो बोतल है उसके अंदर आती है। दूसरे है पीईटी बोतल में उन कुछ जो पॉलीमर से बनी होती है जिन्हें एक रूप में एक नई पेय बोतल या बार बार पुनः निर्मित किया जा सकता है। यानी इस जो बोतल होती है जो पॉलीएथिलाइल टेट्राफेट से बनी होती है उस बोतलों को बार बार आप उपयोग कर सकते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान जो पीईटी को आमतौर पर नए उत्पादन में उपयोग के लिए सामग्री की ताकत बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है और पुनः नवीनीकरण के अनुपात को मिश्रित किया जाता है। कुछ अन्य रोजमर्रा की वस्तुएं पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक की बोतल में बनाई जा सकती है। प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़े, जूते, कालीन और जो मुलायम सामान और फर्नीचर और मोटर वाहन के पुर्जे भी कहीं कहीं हमारी जो पॉलीएथिलीन टेट्राफेट है इससे बनाए जा सकते हैं। तो ये क्या है, जो नॉर्मल हमारा प्लास्टिक है उससे क्या है, थोड़ा मजबूत है। साथ ही साथ इसको दोबारा रिसाइकलिंग इसको किया जाता है, जो कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको हम दोबारा रीयूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है। साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर केवल इसी वर्ष में शोधकर्ताओं के अनुमान लगाया है कि उत्पादन और प्लास्टिक का जो भ्रमीकरण कितना है, 850 मिलियन टन से अधिक ग्रीन हाउस गैसों वायुमंडल में निर्मुक्त करते हैं। जो जिस प्रकार से हम प्लास्टिक को स्टोर करते हैं या प्लास्टिक का पुनर्निर्मित करते हैं तो ये कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का लगभग 850 मिलियन टन से अधिक गैस उत्सर्जन का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। पीईटी बोतल का समान आकार बोतल के बनाने वाले की तुलना में हवा और पानी से 100 गुना अधिक जहरीला हो सकता है। ठीक है। तो जिस प्रकार से हम जो प्लास्टिक बोतल बनाते हैं तो उसकी जो बोतल बनती है उससे हमारे जो कहीं कहीं जो हमारी जो प्लास्टिक है वो 100 गुना अधिक जहरीला हमारे लिए हो सकता है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था वो होता था हमारा इसका सॉरी ए। ठीक है। कौन सा था राइट आंसर, ए था ना। ठीक है, ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन से पक्षी नहीं है, पूछा गया इसमें से कौन से जानवर ऐसे हैं जो पक्षी नहीं है, बाकी सारे पक्षी हैं। तो इसका जो हमारा जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है। तो यानी जो हमारे जो ये जो गोल्डन मासीर है वो एक पक्षी नहीं है, बाकी सारे क्या है, पक्षी जीवी हैं। ठीक। तो राइट आंसर होता है इसका है। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। क्या कहता है, जो महासीर है मोटे तौर पर एक माही यानी कि माही या मछली या शेर या बाघ के रूप में अनुमोदित होता है और इसलिए इसे मछली के बीच का बाघ भी कहा जाता है। तो ये क्या होती है, एक प्रकार का मछली और शेर के बीच की आकृति का एक यानी प्राणी होता है जिसे कहीं न कहीं मछली बाघ के रूप में जाना, जबकि ये क्या नहीं है, पक्षी नहीं है। यह एक बड़ा कहीं कहीं साइपेरियस है जो ये है और जो ताजे पानी में क्रीड मछलियों में सबसे यानी कठिन माना जाता है। यानी ये कहाँ पर रहता है, ताजे पानी के अंदर रहा जाता है। जो क्रीड मछलियाँ होती हैं उनमें सबसे कठिन, मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं भी एक प्रकार से काफ़ी ताकतवर है और जो छोटी मछलियाँ हैं वह उनको क्या करता है, ये खा जाता है, उनका वह शिकार करता है। दूसरा पूछा गया था भारतीय नाइजीरिया था, सबसे इंडियन नाइजीरिया, भारतीय नाइजीरिया। क्या कहता है, यह एक छोटा नाइजीर होता है और जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में खुली भूमि में निवास करता है। कहाँ पर, जो खुली भूमि के अंदर। नाइजीर कहलाने वाला पहला पक्षी कौन सा, यूरोपियन जो नाइटाइजर था, जिसे 17वीं शताब्दी ईस्वी में भारत यानी इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि इसे यह रात में सक्रिय था और कहीं कहीं कसर कसर की आवाज़ करता था, यानी टटर के प्रकार की आवाज़ करता था। इसे जैसे नाइट्रजार के रूप में नाइट्रजार नाम इसका पड़ा था। इसके बाद में था हमारा ये स्पूनबिल। स्पूनबिल क्या था, स्पूनबिल बड़े व लंबे पैर वाले क्या होते थे, एक प्रकार के ब्रीडिंग पक्षी की एक जाति है। ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारा एक प्रकार का पक्षी है जो फ्लाटिया भी इसको है, क्या है, एक प्रकार का फ्लाटिया है। स्पुतनिक जो कि अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो यहाँ कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, अंटार्कटिका के अंदर नहीं पाए जाते हैं। जीनस नाम जिसे जैसे जैसे में फ्लेक्टोलिया प्राचीन ग्रीक से निकला है। जो इसका जो नाम है वो कहाँ से निकला है, प्राचीन ग्रीक शब्द का है जिसका अर्थ व्यापक होता है और बिल के अवशिष्ट आकार का जिक्र है। वाइट जो एबर्स कौन सा था, ये था वाइट
आइबर्स या आइबिस। ये क्या है, एक प्रकार के जो आदर पक्षी है और वे मीठे पानी के दलदल में रहती है। कहाँ पर रहती है, मीठे पानी के दलदल में, और तटीय ज्वारीय और मैंग्रोव और बाढ़ वाले जो चारागाह वह क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये, या दलदल वाले क्षेत्र पर ये पर रहती है कौन सी, हमारी व्हाइट इब्रस। ठीक है, तो ये कहाँ पर रहती है, हमारी जो दलदल प्रकार के जो क्षेत्र होता है वहाँ पर ये रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कहता है निम्नलिखित में से कौन से नाइजर यौगिकरण के पादप हैं, किसके, जो नाइट्रोजन यौगिक के क्या है, पादप हैं। तो पूछा गया, पहला है हमारा जो अल्फाल, उसके बाद में चौलाई, फिर चना, फिर उसके बाद में तेपतिया घास, फिर कुल्फा, फिर उसके बाद में है पालक। तो पूछा गया इसमें से कौन सा क्रम सही है, तो इसका हमारा जो पहला है, तीसरा है और जो चौथा है वो तो सही है, बाकी सारे क्या है, गलत हो जाते हैं। तो राइट आंसर हो गया हमारा इसका ए। ठीक, चलिए देखते हैं जो अल्फासवा है, जिसे क्या कहते हैं, एक प्रकार से लसरून भी कहा जाता है, लेसरून भी कहा जाता है। यह फली यानी फली परिवार के फेबिस के एक जो 12 मासी फूल वाला पौधा है। इसकी दुनिया भर में कई देशों में महत्वपूर्ण चारा फसल के रूप में भी खेती की जाती है। अल्फासा द्वारा संजीवी में नाइट्रोजन निर्धारित पशु चारण संचारण, यानी क्या कहता है, इसके माध्यम से क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो क्या होती है, हमारी यहाँ निर्मुक्त होती है, और फसलों और मिट्टी में के कार्बन पदार्थों का पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन प्रदान करता है। इसके बाद में जो अमरनाथ था, एक सेकेंड, जिसको ये था एमरन था, सॉरी, जिसको बोलते हैं चौलाई। तो ये क्या था, जैसे चौलाई था वह किसको हम क्या कहते थे, एम्थारेंथिस वार्षिक व अल्पकालिक 12 मासी पौधों का एक क्या क्या महानगरीय जीनस है, जिसे सामूहिक रूप से एमरथ के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद में चना, जिसे काबुली चना के नाम से भी जाना जाता है, जो फेब्रिस क्या से, जो फेबिस परिवार के एक वार्षिक फली के रूप में जाना जाता है, यानी इसको क्या कहते हैं, एक फलीदार पौधा है ये। ठीक है, जबकि ये नाइट्रोजन का क्या नहीं करता है, सॉरी, ये नाइट्रोजन क्या करता है, यानी निर्मुक्त करता है। इसके बाद में जो तिपेतिया घास पौधों की जड़ों को संकृत करने वाला जो राइबोजिस बैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध के माध्यम से तिपेतिया घास नाइट्रोजन में स्थिर रहती है। अगला है जो पुर्सलेन एक हरी पत्ती, जो हरी पत्तेदार सब्जी है, जिसे कच्चा पकाया जा सकता है। इसे वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है, इसको जो पोर्टुलाका कहा जाता है, जो अलेरेशिया के रूप में भी जाना जाता है। इसे पिगवर्डी या फिर थोड़ा जिसको होगवेड या फिर फेटवेड या पुलिस के नाम से भी पुसली के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस रसले पौधे में लगभग 93% पानी पाया जाता है। इसके लाल तने और छोटे हरे पत्ते होते हैं। पालक होती है, पालक मध्यम और पश्चिमी एशिया का एक हरे पत्तेदार फूल का पौधा है, और इसे कहीं न कहीं जो हमारे जो कार्टोफिलेंस और कहीं के जो एमरेंस के परिवार को संबंधित है ये। तो हमारा जो कथन हो जाता है, इसका जो राइट आंसर होता है वो है ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से जैव सेल प्रौद्योगिकी, जिसको बोलते हैं बायोरॉक टेक्नोलॉजी, किससे, बायोरॉक टेक्नोलॉजी के बारे में यानी कि बात होती है, या किसके बारे में बताता है। तो ये हमारी एक प्रकार से जो क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियाँ होती है उसकी बहाली के लिए हम जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। तो जिसका जो राइट आंसर है वो है हमारा एक ए। ठीक है, क्या कहता है, जो बायोरॉक तकनीकी एक नवीन प्रक्रिया है जिसका आविष्कार मूल रूप से किसने किया, कब किया गया था, 1976 के अंदर, जो द्विग वास्तुकार द्वारा किया गया था। किसका नाम था, द्विग वास्तुकार द्वारा। समुद्र में प्राकृतिक निर्माण सामग्री का उत्पादन करने के लिए किया गया था। बायोरॉक प्रौद्योगिकी को मछली व शंख मछली व समुद्री संवर्धन के साथ द्वीपों व तटीय क्षेत्रों को कटाव और बढ़ाव व समुद्री स्तर पर बचाव के लिए किया जाता है। तो इनका उपयोग कैसे इसलिए किया जाता है, जो हमारी जो आर्द्र भूमियाँ होती है या फिर जो हमारे जो कटाव होते हैं समुद्र के आसपास, उस कटाव से बचने के लिए इस प्रकार के जो तकनीक है या बायोरॉक जो तकनीक है उनका उपयोग किया जाता है। और ये बढ़ते चूना पत्थर के होते हैं जो ब्रेक वाटर के लिए सफलतापूर्वक लागू होते हैं। यह कहीं न कहीं जो पानी का जो कटाव होता है उसको रोकने में ये सहायक होते हैं। साथ ही साथ जो प्रवाल भित्ति, समुद्री घास, नमक पार्श्व, मैनग्रोव, सीपी की
और जो सीप की जो चट्टानों सहित अन्य समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को भी जीवित रखने में ये सहायक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कहता है जो मियाकी पद्धति किसके विख्यात है, जो हमारी मियाकी पद्धति है वो किसके लिए विख्यात है। तो ये हमारी विख्यात है अभी जो शहरी क्षेत्रों के अंदर लघु जो वृक्ष लगाए जाते हैं, छोटे छोटे जो पौधे लगाए जाते हैं, उसके लिए काफ़ी क्या है, उपयोगी मानी जाती है, जिसका नाम क्या है, मियाक, जो शहरी लघु विकास, यानी जो एक प्रकार से जो छोटे छोटे वन लगाए जाते हैं शहरों में, जैसे बिल्डिंग के अंदर हम जैसे आजकल जो पौधे लेकर जाते हैं हमारे गमलों के अंदर लगाने, तो इस प्रकार की कृषि इसके अंदर की जाती है। छोटे छोटे जंगल लगाए जाते हैं घरों के अंदर ही, तो उसी को हम कहते हैं शहरी क्षेत्रों के अंदर लगने वाला वन। ठीक है, जिसका सही नाम कौन सा है, मियावाकी पद्धति। 1980 के दशक में जापानी वनस्पति जिसका नाम क्या था, आराकी मियावाकी पर आधारित एक वन जो कहेंगे वनीकरण विधि मियाकी के माध्यम से शहरी वनों का निर्माण किया जाता है। तकनीकी जंगलों में जो परतों, झाड़ियों, पेड़ों और जो कोपनिक को भी भूमि के छोटे भूखंडों पर संकुचित कर सकता है। ये छोटे जंगलों को में बदल देते हैं, यानी छोटे छोटे जंगल से लग जाते हैं। मियाकी तकनीक में पौधों की विभिन्न देसी प्रजातियों को एक दूसरे के करीब लाया जाता है ताकि पौधों को सूरज की रोशनी केवल ऊपर से प्राप्त हो, ताकि वह ऊपर बढ़े, ताकि साइड में न जाए, यानी जो पौधा है वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ इस प्रकार से चले, न कि पौधे का जो इस प्रकार से विकास हो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इसको इस प्रकार से बनाया जाता है, जो सूरज की रोशनी है वो सारी की सारी इसके ऊपर बने, तो फोटोसिंथेसिस क्रिया के माध्यम से इसकी जो यानी जो बढ़ने की गति है वो क्या हो, सिर्फ ऊपर ही हो। ठीक है, दाएं ज़्यादा, इससे क्या होता है, वृक्षारोपण में लगभग 30 गुना सघन हो जाता है और 10 गुना तेजी से ये बढ़ता है, और 3 साल की अवधि के बाद रख रखाव इसका मुफ्त हो जाता है, यानी 3 साल इसकी रख रखाव करना, उसके बाद इसके रख रखाव की भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका डी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप बता सकते हैं भी किसी प्रकार की कोई ज़रूरत की यानी सुधार की आवश्यकता है तो वो भी हम इसके अंदर जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।